आरएसएस ने 50 सालों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, ये एक फैक्ट है। कुछ और फैक्ट्स हैं जिन्हें इग्नोर करके आरएसएस को लगातार झूठ बोलना पड़ता है। झूठ इस नैरेटिव को बनाए रखने के लिए कि आरएसएस शुरू से देशभक्त रहा। हालांकि इस नैरेटिव में देश के मायने आरएसएस के लिए क्या थे तो छिपा लिया जाता है और इसी नैरेटिव के दूसरे हिस्से में गांधी और नेहरू को खलनायक बना दिया जाता है। कहा जाता है कि यही लोग असली देशद्रोही थे, इन्हीं की वजह से देश का बंटवारा हुआ, इन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। अच्छा सोचिए, किसी भी देशभक्त को राष्ट्रीय चिन्हों से तो बहुत प्यार होना चाहिए ना, जैसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज। क्या आरएसएस को राष्ट्रीय ध्वज से प्यार था? 1950 के बाद से 2002 तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? इसी सवाल पर मोहन भागवत ने झूठ बोला। झूठ क्यों बोला? क्या आरएसएस ने तिरंगे झंडे को कभी सम्मान नहीं दिया? मोहन भागवत ने क्या झूठ बोला और सच्चाई थी क्या, वो बताएंगे द पॉलिटिक्स शो के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। मोहन भागवत के बयान और फैक्ट चेक से पहले दो महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए जिन फैक्ट्स की मैं बात कर रहा था। 14 अगस्त 1947 आजादी की पूर्व संध्या आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय छपती है। तिरंगे को लेकर उस संपादकीय में टिप्पणी की गई, जो लोग किस्मत की ठोकर से सत्ता में आए हैं वे हमारे हाथ में तिरंगा भले ही दे दें, लेकिन इसे हिंदू समाज कभी सम्मान नहीं देगा और ना ही इसे अपना मानेगा। 3 अपने आप में ही अशुभ है और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और देश के लिए नुकसानदेह है। ये आरएसएस का मुखपत्र छाप रहा था। इसी तरह गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में भारत के नए राष्ट्रीय ध्वज पर सवाल उठाते हुए लिखा, हमारे नेताओं ने देश के लिए एक नया झंडा तय किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह बस भटकाव और नकल करने का मामला है। हमारा देश एक प्राचीन और महान राष्ट्र है जिसका गौरवशाली अतीत रहा है। तो क्या हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में हमारा अपना कोई झंडा नहीं था? क्या हमारा कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था? निस्संदेह था। फिर हमारे मन में इतना बड़ा खालीपन, यह इतना बड़ा शून्य क्यों पैदा हो गया है? ये गोलवलकर लिख रहे थे। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में इनकी राय क्या थी, इससे पता पड़ जाता है। तिरंगे से प्यार करना तो छोड़िए, आरएसएस तिरंगे से नफरत करती थी। अब आते हैं मोहन भागवत के बयान पर। मोहन भागवत एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। सवाल पूछा गया कि आरएसएस ने 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया। सवाल आउट ऑफ सिलेबस था तो डायरेक्ट जवाब नहीं दिया जा सकता था, इसलिए मोहन भागवत ने एक कहानी सुनानी शुरू की। इस कहानी में मोहन भागवत बताते हैं कि साल 1933 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जलगांव के पास फैजपुर में। उनके मुताबिक इसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगे झंडे को अपनाया गया। यह तय हुआ कि आज़ाद भारत का झंडा तिरंगा होगा और कांग्रेस का झंडा भी तिरंगा रहेगा। इस मौके पर एक ऊंचा पोल गाड़ा गया 80 फीट का और झंडा फहराने की जिम्मेदारी दी गई खुद जवाहरलाल नेहरू को। उनके हाथ में रस्सी थमाई गई ताकि वो झंडे को ऊपर तक ले जाए। अब कहानी में ट्विस्ट ना हो तो कहानी बोरिंग लगने लगती है, तो मोहन भागवत की इस कहानी में भी एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या था? नेहरू जब रस्सी खींचकर झंडा ऊपर चढ़ा रहे थे तो झंडा बीच में कहीं अटक गया। भीड़ में हलचल मच गई कि अब किया क्या जाए। 40 फीट ऊंचे उस बांस पर चढ़े कौन? भागवत बताते हैं तभी भीड़ में से एक नौजवान दौड़ता हुआ आगे आया। वो सीधा पोल पर चढ़ गया, जो गुत्थी झंडे में उलझी थी उसे सुलझाया और झंडे को आखिरी सिरे तक पहुंचा दिया। बिल्कुल हीरोइक काम। इसके बाद वो नीचे उतर आया। लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई, तालियां बजाई। खुद जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस नौजवान से कहा कि कल अधिवेशन में आना, हम तुम्हारा सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे। कहानी है तो एंडिंग में कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी होने चाहिए, तो सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं जो मोहन भागवत की कहानी में आए। बड़े कहानीकार की यही पहचान होती भी है। भागवत के मुताबिक अगले दिन झंडे की गुत्थी सुलझाने वाले शख्स का अभिनंदन नहीं हुआ। वजह बताई गई कि किसी ने जवाहरलाल नेहरू के कान में डाल दिया कि जिस नौजवान ने झंडा फहराया वो तो आरएसएस की शाखाओं में जाता है। भागवत कहते हैं कि जब यह बात डॉक्टर हेडगेवार तक पहुंची तो उन्होंने खुद उस नौजवान को बुलाकर एक पीतल का लोटा भेंट किया और इसी वाकये को भागवत झंडे से आरएसएस के रिश्ते की शुरुआत मानते हैं। उनका कहना है कि झंडा फहराने में यह पहली बाधा थी और तभी से लेकर आज तक आरएसएस झंडे के सम्मान से जुड़ा रहा। जहां जहां झंडे का प्रसंग आया, आरएसएस ने अपना योगदान देने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में रहने की कोशिश की और आगे भी रहेगा। ये कहानीकार भागवत की पूरी कहानी है जो उन्होंने बयान की एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए। अब जरा इस कहानी को इतिहास के रिकॉर्ड से मिलाइए, मतलब फैक्ट चेक करिए।
सबसे पहली बात, साल 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन जलगांव के पास फैजपुर में हुआ ही नहीं था। उस साल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय को करनी थी, लेकिन गिरफ्तारी की वजह से वो मौजूद नहीं रह पाए और उनकी जगह नलिनी सेन गुप्ता ने अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली। फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन बाद में 1936 में हुआ। उसका भागवत की कहानी से कोई मेल नहीं बैठता। दूसरी बात, तिरंगा झंडा पहली बार 1933 में नहीं अपनाया गया, नहीं फहराया गया। 3 रंगों वाला झंडा 1923 में फ्लैग सत्याग्रह के दौरान फहराया जा चुका था। यानी जिस घटना को भागवत तिरंगे की पहली बार अपनाने जाने से जोड़ रहे हैं, वो घटना उससे लगभग 10 साल पहले ही घट चुकी थी। तीसरी बात, नेहरू के हाथ में रस्सी और झंडा फहराने का जो सबसे मशहूर और ऐतिहासिक रूप से दर्ज प्रसंग है, वो 1929 का है, जब नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसका भी भागवत की फैजपुर वाली कहानी से कोई संबंध नहीं है। चौथी और सबसे अहम बात, तिरंगे को कांग्रेस का आधिकारिक झंडा घोषित करने का काम 1931 की कराची अधिवेशन में हुआ, जहां एक प्रस्ताव पास करके इसे औपचारिक मान्यता दी गई। यानी भागवत ने जो साल बताया वो गलत, जो जगह बताई वो गलत, जो घटनाक्रम बताया उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड से कोई मेल नहीं, और नेहरू से जुड़ा जो प्रसंग बताया वो भी गलत। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? सवाल क्या था? सवाल था कि 1950 के बाद से 2002 तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया। भागवत ने फैजपुर, नेहरू, रस्सी, पीतल का लोटा सब कुछ बता दिया, झंडा क्यों नहीं फहराया ये नहीं बताया। ये तक बता दिया कि 1933 में झंडे को ऊपर ले जाने वाले शख्स से मैं 2 बार अपने जीवन में मिला हूं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन झंडा ना फहराने वाला राज नहीं बताया। खैर, रिकॉर्ड देखा जाए तो आरएसएस के नागपुर मुख्यालय पर 2002 से पहले झंडा सिर्फ 2 मौकों पर फहराया गया था। पहला 15 अगस्त 1947 को और दूसरा 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद पूरे 50-52 सालों तक वहां तिरंगा नहीं फहराया गया। यह सिलसिला 2001 में टूटा, लेकिन आरएसएस की मर्जी से नहीं। उस साल राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 कार्यकर्ता आरएसएस के स्मृति भवन में घुसे और जबरदस्ती तिरंगा फहरा दिया। इस पर आरएसएस ने खुश होने के बजाय उन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस पूरी घटना के अगले ही साल यानी 26 जनवरी 2002 को आरएसएस ने पहली बार 52 सालों के बाद अपनी मर्जी से मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। अब सवाल उठता है कि 52 सालों तक झंडा क्यों नहीं फहराया गया। इसका जो सबसे आम बचाव दिया जाता है वो ये कि 2002 से पहले फ्लैग कोड की वजह से आम नागरिकों और निजी संस्थाओं को साल भर तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ खास राष्ट्रीय दिनों पर छूट थी। लेकिन यह दलील भी रिकॉर्ड के सामने टिक नहीं पाती। गृह मंत्रालय की 1971 की एक अधिसूचना में साफ लिखा है कि राष्ट्रीय दिवसों पर झंडा फहराने पर कोई रोक नहीं है। इसी तरह 1982 का एक प्रोटोकॉल मैनुअल भी बताता है कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और ऐसे ही राष्ट्रीय अवसरों पर झंडा फहराने की पूरी छूट थी। यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे दिनों पर तो आरएसएस को झंडा फहराने से किसी कानून ने नहीं रोका था। फिर भी 52 सालों तक ये नहीं हुआ। 52 सालों तक आरएसएस के मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया गया। ऐसे वीडियोस अक्सर व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनते हैं। तिरंगे वाली कहानी अकेली मिसाल नहीं है, यह आरएसएस के इतिहास लिखने का एक तयशुदा पैटर्न है। उदाहरण से समझिए, भागवत और आरएसएस के दूसरे नेता अक्सर ये जताने की कोशिश करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और संघ के लक्ष्य एक जैसे थे, कि हेडगेवार और बोस की कोलकाता में मुलाकात हुई थी और आरएसएस उनकी विरासत का असली वारिस है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष सोच के व्यक्ति थे। खुद नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस का कहना था कि सावरकर और नेताजी को एक साथ मानना मुमकिन नहीं। दोनों की विचारधारा एक दूसरे के उलट थी। महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा मामला देखिए। गांधी की हत्या के 2 दिनों बाद सरसंघचालक गोलवलकर ने कहा कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कभी कोई नाता नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा और गोडसे ने खुद अदालत में कबूल किया कि वो 30 के दशक में आरएसएस से जुड़ा था, तो आरएसएस ने अपनी लाइन बदल ली और कहने लगा कि गोडसे कभी संघ का हिस्सा रहा था, लेकिन गांधी की हत्या से बहुत पहले वो संघ छोड़कर हिंदू महासभा में चला गया था। यानी पहले पूरी तरीके से इनकार, और जब इनकार टिक नहीं पाया तो कहानी को नए सिरे से गढ़ लिया गया। गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स, जिसे आरएसएस अपना वैचारिक ग्रंथ मानता है, इस किताब में मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्ट को देश के लिए आंतरिक खतरा बताया गया था। दशकों तक यह किताब संघ के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज की तरह प्रचारित होती रही। लेकिन 2018 में आरएसएस ने इसी किताब के विवादित हिस्सों को चुपचाप हटा दिया। आखिर में बात सिर्फ तिरंगे की नहीं है, बात भरोसे की है। अगर कोई संगठन खुद को देशभक्ति का सबसे बड़ा ठेकेदार बताता हो,
दूसरों की राष्ट्रभक्ति को नापता हो, हर रोज देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स बांटता हो, तो सबसे पहले उससे यही सवाल पूछा जाएगा, आपके देशभक्ति का सर्टिफिकेट कहां है भाई साहब? सवाल पूछा गया था कि 2002 तक मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। जवाब में सुनाई गई एक ऐसी कहानी जिसका रिकॉर्ड से कोई मेल नहीं मिलता। यही आरएसएस का सबसे बड़ा खेल है। पहले एक कहानी गढ़ो, फिर उसे बार बार दोहराओ, फिर वही कहानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रास्ते करोड़ों लोगों तक पहुंचाओ। कुछ सालों बाद वही कहानी लोगों को इतिहास लगने लगती है, लेकिन इतिहास प्रचार से तो बदलेगा नहीं, रिकॉर्ड, दस्तावेज और तथ्यों से बदलेगा। इसलिए अगली बार जब आरएसएस आपको कोई नई ऐतिहासिक कहानी सुनाए तो उस पर यकीन करने से पहले, या कोई भी सुनाए, उस पर यकीन करने से पहले एक काम कीजिए, इतिहास की किताब खोल लीजिए। हो सकता है कहानी वहीं खत्म हो जाए और आगे बढ़ ना पाए अफवाहों के तौर पर, और अफवाहें इतिहास ना बन पाए। इस काम के लिए आप हमारे साथ जुड़े भी रह सकते हैं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।